सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारा मंच कुछ अधिक ही समृद्ध है और इसका कारण ये है कि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय समसामयिक होने के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ा है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने एक स्थान पर कहा था, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, खेल सकता तू नहीं, हाथ में ले तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। सावधान मनुष्य, यह विज्ञान है तलवार। और आज जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो विज्ञान, सोशल मीडिया, फोन और विशेष तौर पर बात आती है कोविड के बाद के समय की, तो समय पूरा बदल चुका है। कहने को तो लोग कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है, पर मुझ जैसे लोगों को तो कहीं कुछ नॉर्मल दिखता नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है मानो हमने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की यात्रा तय कर ली है। मानो जैसे चेहरे बदल गए हैं, भाव बदल गए हैं, भाषा बदल गई है। और अगर मैं ये कहूं कि संस्कार बदल रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे साथ मेरे सभी श्रोता, मेरे सभी दर्शक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत कुछ बदल गया है। और जब बहुत कुछ बदलता है तो बहुत चिंता का विषय होता है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग एक ऐसा विषय है जो हम सब के लिए आज चिंता का विषय बनता जा रहा है। कहने को तो ट्रोल शब्द तो बहुत पुराना है, पर जैसे जब कंप्यूटर आया तो माउस का अर्थ बदल गया, उसी तरह से ट्रोल के अर्थ भी बदल गए। मैंने इतिहास में पढ़ा था, कभी महाराज शिवाजी छद्म रूप में आकर युद्ध किया करते थे अपने विरोधियों को हराने के लिए, लेकिन उनका कार्य एक पुनीत का था। वे देशभक्ति की भावना से करते थे, राष्ट्र प्रेम था उनमें। परंतु आज जो छद्मवेशी हमारे बीच हैं, जो ट्रोलिंग के कार्य को कर रहे हैं, उनका क्या करें। उनके चेहरे पर केवल नकाब ही नहीं है, उनका चेहरा अनजाना है, उनकी आईडीज फेक हैं, न जाने कौन है, कहां से आते हैं ये, कहां जाते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। आज हमारा यही विषय है, ट्रोलिंग। और आज के इस सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर श्री मयंक सिंह जी। मयंक सिंह जी वर्षों से डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं और आपकी नजर बहुत ही पैनी, बहुत ही तीखी है। और आपकी टेक्नोलॉजी पर महारत की तो बात ही क्या की जाए। आपने न जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उन कार्यों से आपने देश की सेवा भी की है और ट्रोलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने बहुत ही सुदृढ़ विचार भी बनाए हैं और आज आप हमारे बीच अपने विचार रखने जा रहे हैं। इसके बाद मैं अभी मंच पर, क्योंकि हमारे बीच अरविंद जी नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं अरविंद जी का परिचय देते हुए उनका स्वागत जरूर करूंगी। अरविंद शर्मा जी ये भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं कहना चाहिए, और ये भी कहा जा सकता है कि आप सोशल मीडिया पर एक बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, परख रखते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आज के समय में सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं,
चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और न जाने हम जैसों को तो आधे नाम पता भी नहीं होंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपकी गहरी पैनी नजर इन पर रहती है। आज का जो हमारा विषय है ट्रोलिंग, ये मेरे हिसाब से तो एक मनोरोगी ही ट्रोलिंग कर सकता है, और कहीं ना कहीं, और वैसे भी अभी मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा था, तो हम उसे मनोविज्ञान से भी जोड़ते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, क्या सोचते हैं ये, क्या ये हमारी तरह है या कुछ अलग है इनकी सोच, और ऐसा करते हुए क्या इनको इसके दुष्परिणामों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, या सिर्फ मजे लेने के लिए करते हैं। दरअसल नेगेटिव एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा भाता है कुछ लोगों को। तो क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी हमें देंगी डॉक्टर पूजा कपूर, जो मनोचिकित्सक हैं और एक बहुत लंबे समय से समाज की सेवा कर रही हैं, मानसिक रोगियों के बीच रही हैं, रहती हैं, उनको थेरेपीज देती हैं, और न जाने कितने ऐसे लोगों को इन्होंने ठीक किया है और इनसे मिली हैं, जो कि न केवल सोशल मीडिया पर अन्य तरीकों से भी लोगों को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार ट्रोल बोल रही हूँ, लेकिन मैं ट्रोल का अर्थ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बीच बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और मैं यदि कहूंगी तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। इससे पहले कि मैं मयंक जी आपके पास आऊं, मैं पटल के उस पार जो हमारे दर्शक और श्रोता जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज हमारे बीच सबसे पहले हमेशा की तरह जुड़ने वाली पुष्पलता तनेजा जी हैं। पुष्पलता तनेजा जी एक बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक रह चुकी हैं, और हमारे पटल पर उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। और एक बात और है उनके बारे में, उनकी उम्र पर मत जाइए, सबसे पहले जुड़ती हैं वे और अंत तक जुड़ी रहती हैं। ये उनका विशेष गुण है और हम पर उनका आशीर्वाद है। राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव अग्रवाल जी। राजीव अग्रवाल जी हमारे पटल के संयोजक हैं, और राजीव जी का को ही ये श्रेय जाता है कि उन्होंने मयंक जी और हमारे अरविंद जी को यहाँ पर जोड़ा, और हमारे बीच आज दोनों हमारे वक्ता आप ही की वजह से हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, राम राम जी। सभी का स्वागत भी कर रहे हैं राजीव जी। विनीता साहनी जी सबको नमस्कार कर रही हैं। राजीव अग्रवाल जी अरविंद जी को राम राम कह रहे हैं। अरविंद जी तो अभी पहुंचे नहीं है, तो उनकी राम राम हमने पोटली में बंद कर ली है, और जब आएंगे तो आपकी राम राम उन तक पहुंचा देंगे। निरुपमा त्रिवेदी जी जय श्री राम कह रही है, जय श्री राम, और नमस्कार भी कर रही हैं। इसके साथ फिर से वे जय श्री राम कह रही हैं। और कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे पटल के मार्गदर्शक हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तो वे भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मीता जी के साथ यहाँ पर पटल पर दो और भी हमारे बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। इकबाल साहनी पंजाब से बात कर रहे हैं। आई एम पंजाबी एंड हिंदी पोएट। बहुत सुंदर सर। और मुझे पंजाबी पोएट्स के नाम पर पाश की याद आती है, मैंने पाश को काफी पढ़ा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पूजा कपूर जी का स्वागत कर रहे हैं कुमार सुरेंद्र सागर जी। इकबाल सैनी जी कह रहे हैं माय रिक्वेस्ट प्लीज ऐड कर लीजिए लाइव प्रोग्राम में। सर, ये संभव नहीं होता है, केवल वक्ता ही जुड़ पाते हैं, और आप लाइव देख सकते हैं और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। पुष्पलता तनेजा जी धन्यवाद दे रही हैं। निरुपमा त्रिवेदी जी नमस्कार कर रही हैं, और विभा जी जो बिहार में हैं, सारा दायित्व मुझ पर मुझे देकर वे कह रही हैं आदरणीय मीता जी हमारे अन्य वक्ता को भी जुड़ने को कहें। मैंने कहा है विभा जी, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे हैं, और हमारे अरविंद जी हमारे साथ आएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। निरुपमा जी जय श्री राम भैया जी। तो भैया अभी एक ही है मंच पर, तो आपके लिए ही है मयंक जी। भैया जी नमस्ते। तो हम
जी, तो हम इतनी सारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व तो शून्य है। ये बात बिल्कुल सच है। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मयंक जी, ये ट्रोलिंग ट्रोलिंग क्या है? पहले तो आप यही बता दीजिए। जैसे 2013 में एक सॉन्ग आया था हनी सिंह का, उसमें था कि ये फगली फगली क्या है। तो शुरुआत वैसे ही करूंगा कि ट्रोलिंग बेसिकली क्या होती है कि जब हम किसी इनिशिएटिव को लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर मेरे को किसी सरकार का काम अच्छा लग रहा है, अगर मैं उसको प्रमोट करता हूँ या फिर उनकी तारीफ करता हूँ, तो वो मेरा अधिकार है कि मेरे को ये अच्छा लगा और मैंने इसके बारे में बोल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, हम कंटेंट क्रिएटर, हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, समाज में काफी सोशल इम्पैक्ट होता है, उसका एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके बीच में कुछ लोग ऐसे आएंगे वहां पर आपका मनोबल तोड़ने के लिए। वहां पर वो आपको स्टार्ट कर देंगे गाली देना। लाइक ऐसी ऐसी गाली लिखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बार रात को 2-3 बजे उठ के इंसान अगर वॉशरूम भी जा रहा होगा तो देखेगा कि फोन में अरे ये तो गाली पड़ रही है। मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं लिटरली। मतलब कई बार रात को भी ये लोग गाली दे रहे होते हैं और वहां पर बहुत गंदी गंदी गाली लिख रहे होते हैं। तो क्या होता है, इनका जो उद्देश्य होता है कि अगर कोई बंदा धर्म के लिए कार्य कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, तो उसका मनोबल कैसे भी तोड़ा जाए। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्र हित के लिए बोलने वाले भी क्रिएटर बहुत कम है आज की डेट में। ये तो 2014 के बाद एकदम से चेंज आया। उसके बाद जब जियो 2016 में इंट्रोड्यूस होता है, धीमे धीमे करके कुछ क्रिएटर 2017-18 के बाद बोलना शुरू किए, फिर 19 में आकर के तेज बोलना शुरू किए, जब उन्हें थोड़ा सा इनडायरेक्टली जनता का समर्थन भी मिला, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। लेकिन आज भी संख्या बहुत कम है। अगर देखा जाए तो एक विशेष विचारधारा के लोग बहुत ज्यादा है, जो कि आप अक्सर देखते ही होंगे। तो इनका बेसिकली ये रहता है कि अगर कोई बंदा कार्य कर रहा है तो उसके मनोबल को तोड़ा जाए, उसकी मनोस्थिति जो है उसको कमजोर किया जाए, जिससे ना तो वो क्रिएटिविटी पर काम कर पाए और ना ही वो इस तरीके के विचार ला करके इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर पाए। और जो इनके मतलब प्रोपेगेंडा होते आप हैं। आप ये कहना चाहते हैं मयंक जी कि एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है, कि अगर कोई आप किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं तो उस उद्देश्य से आपको भटकाया जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, आपकी क्रिएटिविटी उससे कम हो जाए, और इनके मन में क्या समाज के हित की बात नहीं आती है? देखिए, बातें दो तरीके की होती हैं। क्या होता है कि एक जो लोग हैं देश के साथ हैं, वो भारत से प्यार करते हैं, और एक जो समय समय पर भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जेएनयू में होता रहता है समय समय पर। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये वो वाले लोग हैं। तो इस तरीके के झोला छाप जो लोग हैं, ये इस तरीके की मानसिकता है इनकी देश को तोड़ने की। और एक जो वो लोग हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, उसके साथ भी वो लोग राष्ट्र हित में जो कि उनका दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो ये उनको रोकना है, क्योंकि ये भारत को आत्मनिर्भर, भारत को बढ़िया अच्छा बनते हुए नहीं देख सकते हैं, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है। तो वो भी पूरा ना हो, क्यों? क्योंकि उससे भारत मजबूत होगा और इनकी जड़ें कमजोर होंगी। और जैसे ही भारत मजबूत होगा तो इन लोगों का अस्तित्व जो है खतरे में आता जाएगा धीमे धीमे करके, जिस प्रकार हो भी रहा है, और ये लोग कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से अरविंद, होता ये है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अरविंद जी अपना वीडियो आप ऑन कर लीजिए। मयंक जी, आपने पॉलिटिकल बात की ना, राजनीतिक बात आपने की, तो हम ये पाते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी ट्रोल का शिकार होते हैं, हमारी सेलिब्रिटीज भी ट्रोल का शिकार होती हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात को एक तरफ रखती हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपने अभी अपनी बात रखी है। तो जैसे मैं एक शिक्षिका हूं, मैंने कोई बात कही तो विरोध, देखिए, कभी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, सबके विचार अपने अपने होते हैं। तो चलिए, पॉलिटिक्स में एक विचारधारा लेकर चलता है मनुष्य, नहीं मानती मैं आपकी विचारधारा, मैंने ट्रोलिंग, वैसे गलत तो वो है ही, लेकिन फिर भी, लेकिन बाकी लोग क्यों ट्रोल का शिकार हो जाते हैं, उनकी ट्रोलिंग क्यों होती है? ये देखिए क्या सवाल हो। थोड़ा सा मैं, जी। जी जी, आप पहले सवाल कंटिन्यू करिए। हाँ, वही वही मेरा सवाल है कि जैसे सेलिब्रिटीज हैं, अब हम मानते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो निर्विवाद रूप से देश की सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं, वे कलाकार हैं या वे क्रिकेटर हैं या एक स्टूडेंट है, एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है,
वे भी ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं, कभी बॉडी शेमिंग के नाम पर, कभी किसी विचारधारा के नाम पर, कभी कोई जैसे प्रोग्राम आपने किया, कोई डांस आपने डाला, वीडियो डाला, तो क्या हम क्या कुछ करना बंद कर दें? ये मेरा सवाल है कि सभी हो रहे हैं ट्रोलिंग का शिकार। जैसे मैं आपको बताऊं, 2021 की बात है कि एक पंजाब का यूट्यूबर था, उसका नाम था पारस सिंह करके। तो उसने क्या करा कि जैसे आपने कहा कि किसी को रंग भेद के ऊपर बोला जाता है, कुछ अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो वैसे ही उसने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहा था, मतलब इस तरीके से ट्रोल किया था। जब जैसे क्या हुआ कि हमारे कोविड में भारत सरकार ने एक बैटल ग्राउंड से लेकर के बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन बैन किए, ठीक। तो उसमें क्या था, पबजी भी बैन हुआ था। तो पबजी बैन होने के बाद एक कोरियन कंपनी जो कि चाइना से मोटिवेटेड थी, वो एक गेम लेके आई थी बैटल ग्राउंड करके। तो बैटल ग्राउंड जो गेम था वो भारत में आ रहा था, उसका विरोध करने के लिए एक अरुणाचल प्रदेश में जगह पड़ती है पासीघाट। तो वहां के एक विधायक थे, राजनीतिक बात नहीं है, वैसे ही देश हित की बात है। वहां के एक विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, निनोंग इरिंग। तो उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, जबकि वो विपक्ष में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि ये गेम जो है बैन होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर ये अटैक कर रहा है गेम। तो उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद जो पंजाब का यूट्यूबर था, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाता था बैटल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि नया आता है कोई भी एप्लीकेशन तो उसके ऊपर गेमर्स क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, उसके 4 लाख फॉलोअर यूट्यूब पर। तो उसने क्या किया कि वहां के लोग जो थे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अरे ये तो चिंकी है, ये है, उस तरीके से। मतलब एक, जैसे आप देखते हैं ना कि भारत में माहौल तो बहुत नॉर्मल है इन सब चीजों को लेकर के कि भाई सही रहता है, लेकिन उसने विशेष रूप से जो 4.5 लाख लोग उसको 4 लाख, लगभग 4,20,000 होंगे आई थिंक, हाँ 4 लाख से थोड़े, 4.5 लाख से थोड़े कम। तो उतने फॉलोअर्स के बीच में जब उसने बात करी, और जो गेमिंग वगैरह को फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स होते हैं वो कम एज के होते हैं, जो कि नॉन जजमेंटल होते हैं। बेसिकली आपके किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो उसके सब्सक्राइबर होते हैं बेसिकली। अब उसने क्या करा, ये चीज वहां पे सिखानी शुरू करी। तो क्या हुआ कि उसने सिर्फ अकेले ही ट्रोल नहीं किया उनको, उसने जो उसके फॉलोअर थे, लॉयल कुछ लोग थे, हम लोग के क्या होते हैं, दर्शक होते हैं जो बिल्कुल लॉयल होते हैं, हमारी बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो उन बच्चों को उसने भ्रमित करने का कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग निनोंग इरिंग और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे उनको चिंकी या मोमोज वाला लाइक इस तरीके से कोट करने लग गए। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि ट्रोल करने के लिए कोई मोटिवेट भी करता है, सिर्फ कोई ट्रोल नहीं करता। वो कई बार क्या होता है, अगर आपकी ऑडियंस अच्छी है तो आप किसी को इनडायरेक्टली ट्रोल करने के लिए कर भी रहे हैं। अब क्या होता है जब इस तरीके के विषय उठते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अखंड भारत का सपना देखा है। अब ऐसे लोग समाज में आकर के बिल्कुल। समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं ट्रोलिंग के माध्यम से। तो ये भी होता है। उसके अलावा आपने एक बात मेरे से ये कही बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे आपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाला, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई टैलेंट है, आपने उसका कोई कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद एक किसी बंदे ने कमेंट कर दिया। अब उस कमेंट पे क्या होगा कि आपकी वीडियो से ज्यादा भी लाइक हो जाएंगे। कई बार आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, हाँ। कोई वीडियो पे जितने जी लाइक होते हैं उससे ज्यादा कमेंट पे लाइक हो जाते हैं। और जी नेगेटिव जी कमेंट होता है, वो नेगेटिव जी कमेंट जी। होता है। तो नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत तेजी से होती है। वो लोग उसको एक पब्लिसिटी के माध्यम से लेते हैं, नेगेटिव कमेंट को, हम्म और वहां हम्म पर वो मैसेज गलत चला जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या हम्म होता है, लोग अगर हर तरीके से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, क्या होता है, लोग भेड़ चाल का हिस्सा बड़ी जल्दी बन जाते हैं उसको जज जी करने के बजाय। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को दिन रात एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके ऊपर मुझे गाली पड़ रही थी। मैं यहाँ पे इतने साल से कार्य कर रहा हूँ, तो मैं तो मजबूत था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता है ये लोग एक टाइम बाद थम जाएंगे, जब ये वीडियो के व्यूअरशिप रुक जाएगी, इंस्टाग्राम या इसको कोई भी रोक देगा, तो अपने आप इसमें ट्रोलिंग होना मेरी बंद हो जाएगी। मुझे पता था। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और बच्चा होता, जैसे कि तो वहां पे उसके साथ क्या होता कि वो आत्महत्या तक कर ले, क्योंकि इस तरीके की वो चीजें हाँ। लिखते हैं, नेगेटिव फैमिली को ये लेकर के, पर्सनल ये बात अटैक करते बिल्कुल, हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इतना अधिक मानसिक दबाव और मानसिक तनाव हो जाता है कि मतलब एक साधारण सी चीज से हम 3-4 दिन परेशान, जबकि कुछ बदजबानी नहीं भी हुई है तो भी हम परेशान, साधारण लोग,
और ये लोग हैं कि रुकते नहीं हैं। आमतौर पर मैंने देखा है, अगर अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम स्लैंग कहते हैं, ये अपशब्द भी होता है, ये अपमानजनक भाषा को भी कह सकते हैं, ये बदजबानी भी हो सकती है और एक खास तरह की बोली होती है। शुरुआत में ये एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समाज एक्सेप्ट करने लगता है स्लैंग को। तो ये स्लैंग भाषा का उपयोग ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और जो जिसमें कि गाली गलौज भी ये लोग शामिल कर देते हैं। और अपनी शायद कोई कभी कभी तो शायद शत्रुता निकालने के लिए, या पता नहीं, सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, और आपने जैसे कहा कि राष्ट्रहित को धक्का पहुंचाने के लिए, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी निजी भी होते हैं, और कभी किसी समुदाय के भी होते हैं, कभी राजनीतिक भी होते हैं। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है एक पॉजिटिव पब्लिसिटी से। हमेशा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, ये बात हम सभी जानते हैं। और पता नहीं, कुछ हीरोइज्म लगता है उसमें, हमें लगता है कि ये हीरो है। जैसे मैं स्कूल में भी देखती हूँ कुछ बच्चे ऐसे जो क्लास से हटके कुछ काम करते हैं, नॉर्मल बच्चों से कुछ हटके काम करते हैं। वे बच्चे क्लास में भले ही पढ़ने में अच्छे ना हो, भले ही डिसिप्लिन ना हो, लेकिन वे बच्चे मतलब अपने पीयर ग्रुप में हीरो माने जाते हैं। तो वो हीरोइज्म की जो भावना है शायद। अच्छा, दूसरी बात, आप कायर तो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आप कायर नहीं होते तो आप सामने से आके बात करते। और कहा भी गया है कि अच्छा मित्र अगर होगा। अरविंद जी स्वागत है, देर आयद दुरुस्त आयद। चलिए, हम अपनी वार्ता जारी रख रहे हैं और हम मयंक जी से बात कर रहे हैं ट्रोलिंग के बारे में। विषय हमारा है ही। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अरविंद जी हमारे बीच आ चुके हैं, और आपके आने से हमारा मंच पूरा सज गया है। अब देखिए, हमारे जो फ्रेम हैं वो पूरे हो गए हैं। तो आपका स्वागत है। मैं मयंक जी आपके पास आती हूँ दोबारा। इधर दर्शक नाराज न हो जाए, जरा सा उनसे बात कर लेती हूँ। तो पुष्पलता तनेजा जी पूछ रही है ट्रोलिंग से कैसे बचा जाए। निश्चित तौर पर पुष्पलता जी, हम इस विषय पर आने ही वाले हैं। और विभा जी कह रही हैं कि आप बहुत बहादुर हैं भैया, निश्चित तौर पर ट्रोलिंग का सामना जो कर ले, भाई सामने दुश्मन है तो आप हरा भी दोगे उसको, आप बहस भी कर लोगे उससे, और हो सकता है वो ना माने तो उसके बड़े बुजुर्गों को आप सूचित करोगे, वे मना देंगे उसको, वे उसको समझा देंगे। लेकिन जब हम जानते ही नहीं, क्योंकि फेक आईडीज ही होती हैं ज्यादातर, तो हम जानते नहीं दुश्मन कौन है, तो बड़ा मुश्किल है। इसके बाद है सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक बार श्राद्ध के माह में ब्राह्मणों पर एक दोहा लिख दिया था तो बहुत से ब्राह्मण मुझे ट्रोल करने लगे, लेकिन मैंने वो दोहा डिलीट नहीं किया। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। विभा जी नमस्ते आंटी कह रही है, मुझे लगता है पुष्पलता जी को कह रही होंगी। और शेषमणि जी आए हैं, शेषमणि जी का स्वागत कर रहे हैं हम। और इकबाल सैनी जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत बरखा शर्मा जी नमस्कार कर रही हैं। तो आप सभी का स्वागत है, यूं ही बने रहिए। और हमारे जो वक्ता हैं यहाँ, जो बहुत ही सजग हैं और आज के विषय के विशेषज्ञ हैं, हम उन पर आते हैं। और मयंक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम अरविंद जी के पास चलते हैं। बताइए। देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी स्कूल में है, जैसे वहां पर काफी सारे बच्चे कुछ लीग से हटके काम करते हैं। देखिए, दो तरीके के काम होते हैं, एक तो लीग से हटके कुछ अच्छा काम करते हैं, एक थोड़ा सा कूल बनने के लिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आपने बात कही कि डार्क कंटेंट के नाम पे, जैसे अभी मैं नोटिस करता हूँ, डार्क कंटेंट आपने भी देखा होगा कि डार्क के नाम पे कुछ बेहुदा चीजों को प्रमोट करते हैं। डार्क कंटेंट जिसमें क्या होता है कि गंदी गालियां होती हैं, और उसके अलावा डार्क कंटेंट के नाम पे जो कि चीज नॉर्मल नहीं होती उसको नॉर्मलाइज करने का वो कार्य करते हैं, जिसको कि आप समाज में सॉफ्ट इन्फ्लुएंस लाने के माध्यम से धीमे धीमे समाज में वो कुरीतियां एक तरीके से घुसती जाती हैं। अब वो लोग मयंक क्या जी, करते हैं। मयंक जी मैं रोकूंगी। आपने कहा सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहेंगे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सॉफ्ट इन्फ्लुएंस मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे भारत में एक यूट्यूब चैनल था, 27, अभी भी है खैर, उस समय उसके 27 मिलियन फॉलोअर थे, राउंड टू हेल के नाम से। ये बात मैं पब्लिकली आज बोल रहा हूँ। 2022 में
इनके वीडियो पर 100 मिलियन व्यूज थे। तो इन्होंने क्या करा था, जैसे कॉमेडी के नाम पे एक शिक्षा की जैसे आप बात कर रहे हैं स्कूल में, तो वैसे ही ये लोग स्कूल लाइफ की कॉमेडी के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया। क्या करा इन्होंने कि जैसे कि नॉर्मली हम सेंटेंस को पढ़ा रहे होते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने सीन क्या दिखाया कि एक व्यक्ति एक टीचर जो है सेंटेंस पढ़ा रहा है, उसमें बोल रहा है राधा इज डूइंग अ गुड वर्क, तो उसका अनुवाद करने के लिए दूसरे बच्चे को बोलता है कि इसका अनुवाद करो। तो वो बोलता है राधा, राधा तो मतलब एक अलग मतलब गंदा शब्द है, राधा तो छिनाला कर रही है इनकी लैंग्वेज में, मतलब जो वहां पे मुरादाबाद की लोकल लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में इन्होंने बोला, जो कि बहुत गंदा शब्द है, मतलब एक इनडायरेक्टली आप किसी को प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला राधा तो ये कर रही है, उसका अनुवाद तो ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ना ही ये कॉमेडी है। इन्होंने इस तरीके से उस विषय को दिखाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज और दिखाई, मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन अच्छा कार्य कर रहा है, उसको इन्होंने इस तरीके से दिखाया, मोहन तो काम पे लग गया नाजिम, ऐसे करके बोलते हैं उसमें, मतलब ये कॉमेडी नहीं थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई थी इस चीज के ऊपर। अब उन लोगों ने इस विषय को बहुत नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया, कॉमेडी वीडियो, पूरी वीडियो कॉमेडी थी, बट बीच में 2-1 सीन वैसे डाले कि जिसमें उन्होंने दिखाया, ऐसे हमारे यहाँ पे कहावत है कि फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, उस तरीके का इन्होंने इनडायरेक्टली वहां पर जो हमारे भगवान है, बिल्कुल आराध्य सही। है, उनको एक तरीके से वो करने का, डिमोटिवेट करने का, उनकी छवि बिगाड़ने का कार्य किया। अब जैसे कि एवरेज हम हिंदू हैं, हम लोग खराब कर। राधा कृष्ण जी को जानते हैं, राधा कृष्ण जी के नाम को हम लोग सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मोहन को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे हिंदू आज भी ऐसे होंगे जो कि मोहन के नाम को शायद कृष्ण जी के नाम से ना जानते हो, वैसे मोहन जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हम पढ़ रहे हैं थोड़ा चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मोहन को नहीं जानता, बट इन्होंने वहां पे मोहन को दिखाया, राधा और मोहन को उस तरीके से दिखाया कि राधा छिनाला कर रही है और मोहन काम पे लग गया, यानी कि उसको इनडायरेक्टली गलत मुहावरे को वहां पे ला करके प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या, जो बच्चों मुझे ने वीडियो देखी, उन बच्चों को ये लगेगा कि इस डायलॉग को हम लोग समाज में ही बोल सकते हैं। अब वैसे ही बोल अभी कुछ सकते दिन पहले हैं। एक जगह पर इसी वीडियो के ऊपर, इसी वीडियो की जो मिमिक्री करके जो कि आपका ड्रामा कर रहे थे, इन्हीं की वॉइस ओवर पे कुछ लोग बच्चे 26 जनवरी पे कार्यक्रम कर रहे थे किसी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, जो कि सॉफ्ट इन्फ्लुएंस के नाम पे हुआ कि इन लोगों ने अपनी पहुंच बनाई, उस एक मास तक पहुंचे धीमे धीमे करके, बीच में सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से भगवान का मजाक उड़ाने का प्रयास किया। तो मैंने इनके ऊपर एक ट्वीट किया था 2022 में जन्माष्टमी के मौके पर। उस वीडियो पे पहले 100 मिलियन व्यूज हो चुके थे। अब 100 मिलियन हिंदू या फिर पूरा जो समाज है, भारत है, वो देख चुका था उसको। उस वीडियो के ऊपर मैंने किया, वो वायरल हुआ पूरी तरीके से। उसके बाद वो 16 दिन तक जेल में रह के आए थे। मतलब वो जो यूट्यूब चैनल के संचालक थे, वसीम करके उनका नाम था, मैं सामने कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से मजाक उड़ाने का प्रयास किया, जो कि आपको मैंने चीजें बताई, तो ये बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं थी। कॉमेडी नहीं थी ये। मुझे लगता है इस कंटेंट को क्रिएट करने के पीछे थ्रिल है, कुछ अजीब सी नेगेटिविटी, और उसको ह्यूमर के साथ, जिसको डार्क ह्यूमर कह सकते हैं शायद, मतलब डार्क शायद कंटेंट आज मुझे की डेट में बहुत वायरल है। डार्क कंटेंट। जी जी मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात आपके वक्तव्य में ये रही कि आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, ये मुझे बहुत भाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है सभी दर्शकों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो वक्ता खुल के बोलता है उसका हृदय भी निर्मल होता है, उसका कर्म भी निर्मल होता है और उसके विचार भी निर्मल होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अरविंद जी के पास आते हैं। अरविंद जी, अब आप बताएं कि ट्रोलिंग जो हमारे साथ आप सुन चुके हैं थोड़ा बहुत, मयंक जी ने काफी डिटेल में हमें बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, और क्या इन्हें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या कानून ऐसा है जिससे कि इन लोगों को किसी तरह से पकड़ा जा सके? क्योंकि साइबर सेल और साइबर क्राइम के बारे में हम काफी जानकारियां इधर उधर से लेते रहते हैं। मैं सीबीएसई की रिसोर्स पर्सन हूँ, मैं भी साइबर सेफ्टी पर वर्कशॉप्स करती हूँ। हम बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या ये लोग नहीं जानते? क्या इन्हें बिल्कुल डर नहीं है? थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। चूंकि जब आपने बात की कि इनको डर है कि नहीं है डर, तो ये तो क्लियर है कि इन्हें सारी चीज़ों का पता है, कानून का पता है,
चीज़ों के बारे में जानकारी भी है और हमसे ज़्यादा जानकारी है। जैसे मैं यदि बात करूं कि कोई साइबर फ्रॉड करने वाला है और वो किसी के अकाउंट से पैसे का लेन देन करके उससे ठगी करता है, उसके अकाउंट से पैसे निकालता है, तो उसे पता नहीं है कि किसी के अकाउंट से पैसे निकालना मतलब कितना बड़ा जुर्म है और उसके बदले उसको क्या सजा हो सकती है। उसको पता है और उसको ये भी पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं। उसके जो जितने तरीके हैं उसने पहले से सोच के रखे हुए हैं, इसीलिए उसके भाव इतने बड़े हुए हैं। उसे कानून के बारे में भी पता है, यहाँ तक कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको शायद हम लोगों से ज़्यादा पता है। इसीलिए वो दूसरों के अकाउंट से पैसे निकाल सकता है और पैसे निकालने के बाद मोस्ट ऑफ द केस कई केसों में बच भी जाता है। तो इसलिए जो ट्रोल करने वाला है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांस भी है, ज़्यादा जागरूक भी है और चीज़ों को इस तरीके से सामने प्रस्तुत करता है कि वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाए। इन सभी चीज़ों का वो ध्यान भी रखता है। अरविंद जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रोल किए जा रहे हैं? भाई, हम हर समय तो अपने अकाउंट्स खोल खोल के नहीं देखते हैं। या तो हमें कोई बताए कि भैया तुम्हारा मीम बन गया है, ऐसा ऐसा हो गया है। और अगर हमारा हो गया है, मीम बन गया या ट्रोलिंग हमारे लिए शुरू हो गई किसी भी चीज के लिए, तो हम कैसे बचें? ये टेक्निकल थोड़ा सा आप हमें एस्पेक्ट इसका बताएं कि हम कैसे बच सकते हैं। मैंने अभी मयंक जी से भी पूछा था, क्या हम कंटेंट डालना बंद कर दें? तो ये तो हमारी निजता के अधिकार का हनन होगा। हमारी अभिव्यक्ति हम जानते हैं पॉजिटिव है, हम जानते हैं कि 5-6 हजार फॉलोअर्स हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। वो एक बहुत व्यूज बहुत नहीं आते होंगे, हम ये मानते हैं कि हम नॉर्मल, लेकिन एक मेरी अभिव्यक्ति है वो। जैसे मैं भी पॉडकास्टिंग करती हूँ, वो मेरी अभिव्यक्ति है। मैंने किताब लिखी, उसके बाद मैंने उसका पॉडकास्ट तैयार किया और बहुत ही माँ भगवती की कृपा है कि अब 15 तारीख को उसका 19वां एपिसोड हम करने जा रहे हैं रिलीज। तो आज उसका टीजर रिलीज हुआ है। तो मेरा मतलब ये, मैं कंटेंट डाल रही हूँ, आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं क्या करूं? देखिए, जहाँ तक ट्रोलिंग की बात है और ट्रोल करने से हम ग्रसित हुए हैं या हमारे ऊपर ट्रोल किया गया और हम भाग गए, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखिए, मैं एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ हैं, शायद उनसे हम सीख ले सकते हैं। कुछ ऐसी रियल स्टोरी हैं जो शायद हमें कुछ सिखा के चली जाएं। देखिए, दीपिका पादुकोण का नाम शायद हम सभी ने सुना होगा। दीपिका पादुकोण जब इंडस्ट्री में आई थी और जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो उनके ऊपर जो ट्रोलिंग हुई थी, उस ट्रोलिंग की वजह से शायद कम लोगों को पता होगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। मतलब इतना खतरनाक उनके ऊपर ट्रोलिंग हुई थी कि वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पागल हो जाती या फिर मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ जाती। इस स्थिति तक वो पहुंच गई। मुझे लगता है उनका एक्सेंट जो था वो थोड़ा साउथ इंडियन था, इसी वजह से ट्रोलिंग हुई थी शायद। वरना हाँ, तो बाकी तो मुझे एक्सेंट जो बोलने का तरीका है उनका, क्योंकि वो साउथ से आती हैं, तो वो बोलती थी तो उसमें एक साउथ इंडियन टच था उसमें। जैसे बोली पर प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव होता है, उस तरह का था। इस वजह से शायद वो ट्रोल हुई। और उन्होंने, मुझे ये भी याद है, बहुत बाद में बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी उस मानसिक स्वास्थ्य और उससे कैसे वो गुजरी, फिर उसके बाद उनका कोई प्रेम प्रसंग था जो उससे वो अलग हुई, वो उसके बाद और डिप्रेशन में गई और फिर उसके बाद वो उभरी वहां से। ये बात तो मैंने कहीं पढ़ी है जरूर। जी बताएं सर। और यहाँ तक कि जब वो मतलब इस तरीके का उनके ऊपर हुआ रियल में, जब उनके ऊपर इस टाइप की सिचुएशन आई जैसे आपने बताया, तो कई लोगों ने, जो उनके चाहने वाले हैं स्पेशली, उन लोगों ने इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि ये तो उनका पब्लिसिटी स्टंट है, ये उनके ऊपर रियल नहीं हो रहा है, तो मानिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। अब उसके बाद ऐसी स्थिति से निकल के यदि कोई आगे बढ़ता है, मतलब अपने काम को और परफेक्शन के साथ लाते हुए चीज़ों को और अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग जो है या छोटी मोटी जो उनके पीछे पड़ने वाली चीज़ है, उससे आगे निकल के अब वो कहाँ पहुंची हैं वो हम सभी लोग देखते हैं।
देखते तो हैं। ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक सीख है और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि ऐसी छोटी मोटी ट्रोलिंग तो हमारे साथ होती रहती है और इन सब से हमें आगे निकल के और उस मुकाम तक जाना है जहां हम पहुंचने के लिए बने हुए हैं या जहां बहुत हम सुंदर। कोशिश कर रहे हैं वहां जाने की। इसी पहुंचना प्रकार चाहते से हैं। जी जी इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। चेतन भगत जी का नाम हम सभी ने सुना होगा। चेतन भगत जी बिल्कुल। किताब लिखने में और उनकी जो राइटिंग है हम सभी उस कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका हिस्सा रहा होगा। हमने कभी ना कभी उनको पढ़ा ही होगा। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जब उनके लिए सोशल मीडिया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनने के जरिए उनके पीछे पड़ गया था। उन्हें इतने बुरी तरह उनका बोलने का तरीका हो सकता है, उनका रहन सहन हो सकता है या उनका हो सकता है कि बाकी चीज हो सकता है वो राइटिंग में अच्छे हों। उनकी, हाँ, नहीं, उनकी राइटिंग भी ना एक विशेष प्रकार की है। और क्योंकि वो इंडियन है और अंग्रेजी में लिखते हैं, देखिए भारतीय हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अंग्रेजी में लिखते हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि कोई दूसरे भाषा का, जन्म से वे दूसरी भाषा के हैं, लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो जो मूलतः अंग्रेजी से या उस भाषा के लोग होते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो ट्रोलिंग एक थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है और दूसरे को डीमीन करने के लिए भी, कि आप समझ रहे होंगे, भाषागत तो बहुत संघर्ष होते हैं। भाषा, मेरी भाषा, तेरी भाषा, इसकी भाषा, उसकी भाषा, और तो और हिंदी को लेकर भी कई लोग मुझे भी कह देते हैं कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलती हैं। मैंने कहा, मैं वह हिंदी बोलती हूँ जो सबको समझ आती है, वो हिंदुस्तानी होती है। और अगर आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो मुझे सुनेगा कौन? तो ये बात है। तो उनकी वो भाषा को लेकर, अंग्रेजी को लेकर भी बहुत ट्रोलिंग हुई। और हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी आपने अच्छा इसमें ऐड ऑन कर दिया और चीज़ों को और विस्तार में बता दिया। मुझे तो इतनी जानकारी थी कि उनको ट्रोल किया गया था और बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। शायद वो उस ट्रोल से यदि पीड़ित हो जाते या उससे घबरा जाते तो शायद वो इतनी सारी किताब ना लिख पाते, इतने अच्छे लेवल पे जो फेमस हैं वो फेमस नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती और उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो भी तबाह हो जाता। जबकि उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए, इस चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव ना लेते हुए, इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लेते हुए इस चीज़ को ऐसे ग्रो किया कि अब वो इतने बड़े लेखक हैं और कहीं ना कहीं हम सभी के लिए सम्मानित भी हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। और कई समाचार पत्रों में वे कॉलमिस्ट भी हैं, स्तंभ लिखते हैं। और यहाँ मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि स्तंभ उसी लेखक को लिखने के लिए कोई समाचार पत्र देता है जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक होता है। जैसे हम जैसे छोटे मोटे लेखक नहीं बन पाते हैं स्तंभकार, कुलदीप नैयर जी जैसे बनते हैं या खुशवंत सिंह जैसे बनते हैं। और अब चेतन भगत जी कॉलमिस्ट हैं, स्तंभकार हैं, कई अखबारों के लिए वो लिखते हैं नियमित रूप से। तो आप दोनों मतलब दीपिका पादुकोण जी भी और चेतन भगत जी भी हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ हो सकते हैं। और एक बार मैंने कहीं शायद विराट कोहली का स्टेटमेंट सुना था कि अगर एग्रेसिव होना है तो ग्राउंड पर हो, बैटिंग करके, रन्स बनाकर। एग्रेशन कहीं और क्यों निकालना है? मतलब आपके अंदर अगर कोई आग है तो उसे सही जगह लगाओ, किसी का घर जलाने के लिए आग नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, अपनी बात रखी। इधर मैं देख लेती हूँ विभा जी, वैसे तो छुट्टी पर हैं लेकिन देखिए कितनी सक्रिय हैं। बहुत सही जानकारी दी अरविंद जी ने। राजीव जी तो आपकी दोनों की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, सुंदर एग्जाम्पल। पुष्पलता तनेजा जी बधाई दे रही हैं। और ये अच्छा, एक सवाल और अरविंद जी आपसे ही पूछूंगी। आई वांट टू नो whether trolling is among teenagers और एज इज नो बार। मतलब अगर हम, शायद ये कानूनी उससे पूछ रही होंगी। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, आप बताइएगा अरविंद जी, मैं सही हूं तो, कि 18 साल से नीचे का बच्चा अगर है तो माता पिता दोषी माने जाते हैं, और अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो बच्चा दोषी माना जाता है अगर इस किसी कार्य में ऐसे। मैं सही हूँ क्या अरविंद जी? जी बिल्कुल जो सही बात मुझे पता है ना। और सेक्शन तो मुझे याद नहीं है पर कहीं मैंने पढ़ा जरूर था कि सेक्शंस बने हुए हैं इसके लिए। और पुष्पलता तनेजा जी के सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। सतीश श्रीवास्तव जी
सतीश कुमार दीक्षित जी, आप सबके नाम आ रहे हैं, सुधा राज बोधवी जी और सुधा गोयल जी, सुदर्शन शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सागर जी, अरविंद जी आपका स्वागत कर रहे हैं, राजीव जी ने फिर से आपका स्वागत किया है। और अब मैं चलती हूँ उस ओर जिसका सभी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, झील के उस पार कह दूं तो, डॉक्टर पूजा कपूर। लोग ट्रोलिंग क्यों करते हैं इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने ये भी जाना कि ट्रोलिंग से कैसे हम उसके आगे चट्टान की तरह खड़े हो सकते हैं, अपनी विल पावर को मजबूत करके, अपनी शख्सियत को, अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को और बढ़ा के, किसी से न डरते हुए। तो ये सब बातें हमने जानी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रोलिंग का शिकार जो लोग होते हैं वे बड़ी मानसिक दुरावस्था से गुजरते हैं। कई बार, जैसा कि मयंक जी ने कहा भी था, कुछ लोग आत्महत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। पिछले दिनों IIM की एक बच्ची बेटी हमारी, उसने ऐसा किया। तो पढ़ी लिखी लड़की है और फिर भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स का असर उस पर हुआ। उसने नहीं सोचा कि इतनी सारी पढ़ाई करके वो IIM पहुंची है। देश के लिए वो एक ह्यूमन रिसोर्स थी, मानव संसाधन थी। बहुत ही दिल दुखी हुआ इस बात को पढ़कर। और न जाने कितने लोग ऐसा शिकार होते हैं जिनकी खबरें हम तक नहीं पहुंचती। और जैसा कि मेरी आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, हम ये जानते हैं कि भारत में 60 से 70% लोग, अगर सर्वे देखा जाए, किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। चेहरे से मानसिक रोग दिखता नहीं है। चेहरा सुंदर हो सकता है, आचार विचार व्यवहार बहुत नॉर्मल लग सकते हैं, पर किसी एक विशेष परिस्थिति में कुछ ट्रिगर कर जाता है उनको और वे ऐसे नेगेटिव काम को करते हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप अपने विचार रखें, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, आप मन को पढ़ती हैं, दिमाग को पढ़ती हैं। प्लीज अपनी बात रखें। मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, आप बताएं। जी जी, सबसे पहले सभी को मेरा सादर नमस्ते एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस gratitude to Hindi Sahitya Sansthan for giving me an opportunity to share my learnings and my understanding about the topic. And before sharing my opinion about trolling, I would like to share data about this mental health statistics. अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो इस समय 1 in every 5 individuals suffers from some sort of mental health illness symptoms. And as per my understanding, those who indulge in activities like trolling suffer from some sort of emotional health issues. The point that I'm trying to put forward here is that अगर हम में से कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन insensitive comments पास करता है, तो there is very high probability that that person who's passing such comment is in deep pain. और जैसा कि मयंक जी ने बोला था, कुछ लोग देश को मजबूत नहीं होने देना चाहते। मे बी, मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था, बट उनको सुनकर मुझे लगा कि हाँ, जब हम लोगों ने आज का सेशन स्टार्ट किया उससे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट माय फर्म बिलीव वाज कि जो ऐसा कर रहा है उसको कुछ मेंटल हेल्थ इशू है। नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, बट हाँ, हो सकता है किसी के कुछ गलत इंटेंशंस हो, वो लोग ऐसा करते हो, क्योंकि ट्रोलिंग को भी डार्क पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़ा जाता है। मतलब अगर हम देखें तो ट्रोलिंग का मतलब है जानबूझकर इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या भड़काना। लोग सोशल मीडिया फोरम पे या कमेंट सेक्शन में भी ऐसी बातें लिखते हैं जो दूसरों को गुस्सा दिलाने या बहस शुरू करने के लिए होती। मयंक जी ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उनको बहुत लोगों ने बहुत गालियां दी, और इसका मकसद यही होता है लोगों को चिढ़ाना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना या सिर्फ मजे लेना। मतलब हालांकि कुछ लोग इसे मजाक के रूप में ले लेते हैं, बट माइल्ड ट्रोलिंग हो तो इसके कई बारी बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल बिहेव लाइक दिस, व्हाई डू दे ट्रोल। So as per my understanding, trolls, they often crave for attention. मतलब
पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दूसरों को गुस्सा दिलाकर या विवाद पैदा करके वो खुद की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं. And some individuals engage in trolling to feel a sense of power and control over others. By manipulating others' emotions, they may derive a sense of superiority or dominance. और जैसा कि मैंने अभी बोला कि इसको डार्क पर्सनालिटी ट्रेट से भी जोड़ा जाता है, जैसे कि मैकिवेलियनिज्म, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ना. या नार्सिज्म, अटेंशन और अप्रिसिएशन की जरूरत, मतलब ट्रोल्स अटेंशन पाने के लिए अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं. और सैडिज्म, दूसरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस करना, कुछ लोगों को दूसरों को दुखी देखकर आनंद मिलता है. या बोर्डम एंड सेंसेशन सीकिंग, इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज. कुछ लोग बोरियत दूर करने के लिए ट्रोलिंग करते हैं. नया या रोमांचक कुछ करने की चाह, मतलब दूसरों को तंग करने की ओर उनको लेकर जाती है. या हम बोल सकते हैं कई लोगों में दे हैव अ वेरी पुअर एम्पैथी एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब जिससे उन्हें दूसरों की तकलीफ का असर समझ नहीं आता. वे उन लोगों के लिए ट्रोलिंग सिर्फ एक खेल है, या वो खुद को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करते. और जैसे कि स्कूल्स में भी आपने बताया, जो बच्चे बुली होते हैं उनके लिए भी बोला जाता है कि जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नॉर्मली वो बच्चे बुली होते हैं. तो जिन लोगों को अपनी असल जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, वो भी ट्रोलिंग के जरिए अपने गुस्से को निकालते हैं. या भेड़चाल, ये भी शायद अरविंद जी ने या मयंक जी ने बोला था, जब लोग देखते हैं कि दूसरे भी ट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती, तो वो भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, है ना. और अगर जैसे बच्चे ज्यादातर, अगर वो लोग कंटिन्यूअसली अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं, तो वो दूसरों के लिए अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं. तो ट्रोलिंग करना उनके लिए नॉर्मल या छोटा सा मजाक होता है. जैसे कई बार स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे अपने दोस्तों को मजाक में पांव अड़ाकर गिरा देते हैं या चेयर खिसका कर गिरा देते हैं. उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मुझे उसका बहुत नुकसान कर देना है, बट कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. हाँ, और कई लोगों की अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज और कमजोरियां होती हैं. मे बी शायद ऐसे ही लोग होते होंगे जो सोचते होंगे कि औरों को भी डिस्टर्ब करें, तो वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को ट्रोल करके वो उसमें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं. And they never realize कि trolling can have several negative effects. सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, जैसे अभी हमने बात की चेतन भगत जी के बारे में और दीपिका पादुकोण जी के बारे में, ये एक हो गया इंडिविजुअल ट्रोलिंग. ट्रोलिंग जो है इट ऑल्सो इफेक्ट्स अ ब्रॉडर ऑनलाइन कम्युनिटी. ब्रॉडर ऑनलाइन कम्युनिटी मतलब सपोज अगर मैं किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, लेट अस सपोज कि मुझे कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, या जैसे दीपिका जी का एग्जांपल दिया अरविंद जी ने, उन्होंने जब अपने इमोशनल हेल्थ इश्यूज शेयर किए लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, उस समय किसी एक जर्नलिस्ट ने उनको ट्रोल किया ये कहकर, नो शी वाज एक्चुअली नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट अ अटेंशन सीकिंग गिमिक फॉर हर. यस आई नो दैट. ये बहुत डीमोटिवेटिंग है, बहुत बहुत डीमोटिवेटिंग है. और जो ऑलरेडी सेंसिटिव है उसके लिए तो मतलब आपने चोट पे चोट लगा दी एक्चुअली, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ रियलाइज किए आपने दूसरे की चोट पे चोट लगा दी. एंड constant trolling can lead to mental health issues like anxiety, depression, emotional distress. Like if the person is being trolled and who's already vulnerable, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है. And then victims of trolling, they may even experience decrease in self-confidence, particularly when trolling targets their appearance और personal characteristics. अब मुझे ये लगता है आप सभी को ध्यान होगा, अभी शायद प्राची निगम नाम है उस बच्ची का 10th स्टैंडर्ड की, जिन्होंने टॉप किया, और उनकी फेशियल हेयर को लेकर बहुत बहुत ज्यादा उनकी ट्रोलिंग की गई. बाद में बीबीसी में मैंने उस बच्ची का वीडियो देखा जी, और बहुत ही
शांति से उस बच्चे ने बोला, इससे अच्छा तो हमारे 1 नंबर कम आ जाते। तो मुझे लगता है दैट इज अ बिग शेम फॉर द एंटायर कम्युनिटी। एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, यस वो उसके लिए, और वो बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा तभी शायद वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया, और उसका फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा होगा। बट कई बारी पीपल दे कैन इवन हैव अ सुसाइडल थॉट्स। जैसे मयंक जी Yes, बता रहे थे कि बिल्कुल। रात को भी उठो वॉशरूम जाने के लिए तो भी देखो बहुत सारी गालियां, एंड एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कई बारी बहुत कुछ बहुत ऑड होता है, बिल्कुल इररिलेवेंट। आपने जो टॉपिक बोला है, आपका जो कंटेंट है, उससे कुछ रिलेशनशिप नहीं होगा उसका, सिर्फ कुछ अब्यूजिव वर्ड्स, और बहुत ऑब्जेक्शनेबल अब्यूजिव वर्ड। और ये ट्रोल ऐसा भी होता है कि जैसे आप स्लैंग की बात कर रही थी, देन ग्रेजुअली स्लैंग बिकम्स नॉर्मल। कुछ वर्ड्स, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे लगता है, मैं पेरेंट्स को कई बार काउंसिल करती हूँ तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो ये वर्ड्स जो हैं ये हम लोगों के लिए अब्यूजिव वर्ड हैं, बट ये हमारे बच्चों की नॉर्मल वोकेबुलरी है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब एक दूसरे को संबोधित करना भी, बुलाना, नाम लिए बिना कुछ और शब्द बोलकर बुलाना, इधर आओ, या और दिस इज प्रेलिवेंट इन बोथ द जेंडर्स। तो ऐसे बच्चे अगर कुछ Yes. कमेंट पास करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ गलत वर्ड्स यूज करें, और बिल्कुल इंडिविजुअली तो इफेक्ट ये करता ही है। कम्युनिटी में भी अगर हम कुछ अच्छा डिस्कस करना चाह रहे हैं, उससे भी इफेक्ट करता है। एक अच्छे डिस्कशन को रोक देता है ट्रोलिंग। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ ही हो गया या कुछ और हो गया, मे बी। अब खैर इस समय तो हमारे देश में बहुत अच्छी परिस्थिति है महिलाओं की, बट इन जनरल भी अगर हम बात करें कि लेडीज विमेन एम्पावरमेंट के बारे में या किसी और के बारे में, तो वो ऐसे डिस्कशन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं ट्रोल्स। तो सेंसिटिव बिल्कुल। टॉपिक्स डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, और जब देखते हैं लोग कि कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो लोग भी दूसरे बच्चे भी करने लगते हैं। बच्चे शायद जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं मुझे लगता है, पर बड़े लोग भी करते हैं। और बड़े लोग एज भी पर करते माई हैं। अंडरस्टैंडिंग, दोज हु आर डूइंग इट, दे हैव सम प्रॉब्लम, दे हैव सम प्रॉब्लम, मे बी Some problem. इमोशनल हेल्थ इशू, या कुछ ऐसा भी कि एक्चुअली मीता जी मुझे लगता है ये इमोशनल हेल्थ इशू ही है। अगर मैं मेरे भाई बहन अपने कम्युनिटी के दूसरे पर्सन को अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख या सकती, बिल्कुल। मैं दूसरे की सक्सेस टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है, मे बी इट्स बिल्कुल। नॉट अ सोशल कॉज। कोई कुछ काम कर रहा है, हो सकता है वो सोशल कॉज नहीं हो, कुछ और इन जनरल कर रहा है और उसे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, और उससे अगर मुझे इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, तो ये मानसिक रोग है, क्लियरली मानसिक बिल्कुल। रोग है ना। और बात वही है ना, बात वही है। जब हम अकबर बीरबल की कहानी पढ़ा करते थे बचपन में, तो कि इस लाइन को छोटा कैसे किया जाए बिना मिटाए, तो उसके जी, बराबर में एक लंबी लाइन आप खींच सकते हैं अपने गुणों को बढ़ाकर, पर दूसरे की लाइन मिटाने में क्यों लगे हो भाई, है ना। वो लाइन बन चुकी है, और अगर वो बढ़ भी रही है तो एक मैं ये सोच पा रही हूँ आपकी बातों से। एक तो सबसे पहले आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विषय को बहुत अच्छे से समझा और साथ ही साथ हमें उससे भी अच्छे से समझाया। जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि हमारी बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं। कहीं आपने फोमो की बात की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात की। हमें लगता है हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, तो अस्तित्व बढ़ाने के लिए, दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ही कर दो, नाम तो उसमें भी होगा अगर बदनाम होंगे तो। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। बड़ी शोचनीय स्थिति है समाज की कि हम एक उम्र में हैं, उम्र दराज हैं, हमने एक जीवन जिया है, बहुत सारे मूल्यों के साथ जिया है, अब मूल्य बदल गए। आपने जैसे कहा कि वो शब्द बदल गए, स्लैंग एक तरह से उनके लिए बहुत सामान्य भाषा हो गई। जब मैंने पहली बार एक शब्द क्या था वो, एमडीवाईएल मैं नहीं समझी, तो मुझे एक बच्चे ने आके बताया, मैम माय डियर यंग लेडी,
MDYL हम तो जानते ही नहीं MDYL क्या हो, माय डियर यंग लेडी। अब वो क्लास में या क्लास के बाहर या गेम्स में बच्चे जब हैं ऐसा कुछ कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जिसे कहा जा रहा है उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। और फिर वही बात है, डिप्रेशन, तनाव, ये वो सब नेगेटिविटी उसके आसपास भी गुजरती है। अब मैं जल्दी से आऊंगी, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। थोड़ा थोड़ा आप बहुत संक्षेप में बताएं कि आज की ये जो ट्रोलिंग की परिस्थितियां बन रही हैं, बढ़ रही हैं, इनका सामना करने का एक ऐसा उपाय अचूक आपकी नजर में क्या है? सबसे पहले मयंक जी। नमस्कार दोबारा से एक बारी। सबसे पहला तो हमारा ये है कि हम लोग इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करना सीखें, थोड़ा सा इग्नोर करना। वेरी गुड, अगर आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑल डन। इग्नोर सर जी, अरविंद जी बताएं। मयंक जी ने इग्नोर बोला है तो मैं सजगता बोलूंगा। सजगता, अलर्ट रहना। जी जी, अलर्ट बिल्कुल हमें रहना सजग चाहिए। रहें। तो हमें अपने जान पहचान वाले, अपने परिवार वाले, स्पेशली जो यूथ इसका शिकार होते हैं, तो यूथ को हमें सजग करना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे हैं उनको सजग करना चाहिए। बिल्कुल सही, इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वैसे AI के पाठ्यक्रम में है शामिल, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कई बार हम किताबों में दी गई बातों को सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहने देते हैं, व्यवहार और विचार में नहीं ढाल पाते हैं, क्योंकि वो कोर्स है, रट लिया, एग्जाम में जाकर लिख दिया, खत्म बात। लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती। बहुत सुंदर अरविंद जी। अब मैं आती हूँ पूजा जी, आपका लास्ट वर्ड क्या है? जी, मैं रिपीट करूंगी जो मयंक जी ने कहा। आइदर रिपोर्ट एंड ब्लॉक, इग्नोर कीजिए, और अरविंद जी ने कहा सजग कीजिए, एजुकेट कीजिए। आपने भी उसको इलेबोरेट किया। बच्चों को एजुकेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूंगी, अगर कोई ट्रोल से इफेक्ट होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे आप थोड़ा सा गाइड करें, वो काउंसलिंग सेशंस लें ताकि उनकी मनोस्थिति अच्छी हो। और मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ, अगर जो भी ऑडियंस हैं हमें अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर अर्ज टू ट्रोल अदर्स, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दैट मीन्स देयर इज सम मेंटल हेल्थ इशू, आप लोग अपना इलाज करवा लीजिए। बहुत बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमारे देश में उपलब्ध हैं। साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना ही तो मुश्किल है हिंदुस्तान में। भारत में तो ऐसा माना जाता है, मतलब नहीं माना जाता, कोई वैल्यू है भी थेरेपिस्ट की। लेकिन हाँ, आज जब हम पोस्ट कोविड युग में हैं, मेंटल इश्यूज हैं बहुत सारे, किसी को छोटे किसी को बड़े। प्लीज अगर कहीं पर कोई भी ऐसी बात आती है आपके सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके बड़ों के, बुजुर्गों के, रिश्तेदारों में, तो प्लीज हेल्प लीजिए, पहले उनकी हेल्प कीजिए। अगर हेल्प नहीं हो पा रही है तो हेल्प लीजिए। हेल्प, ये प्रोफेशनल्स हैं, मैं बहुत विश्वास करती हूँ थेरेपीज में, तो ये प्रोफेशनल्स हैं, ये पढ़कर आए हैं भाई। ये जैसे डॉक्टर्स होते हैं ऐसे इन्होंने पढ़ाई की है। ये काउंसलर्स हैं और मन को पढ़ते हैं, दिमाग को पढ़ते हैं, और उसके पेज थोड़े जो ढीले हो जाते हैं उनको टाइट कर देते हैं। तो एक सरल भाषा में मैंने ये बात कही, और तीनों वक्ताओं का मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। मैं तो डर रही थी, ये विषय ले तो लिया, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि गंभीर विषय है। हमने हंसी हंसी में और बहुत सारे सहजता से बात करते करते 1 घंटा हमने गुजारा, और बहुत सारी बातें हमने बताई भी, सुनी भी। और इधर से हमारे साथ बहुत सारे अग्रवाल जी ने कहा है, राजीव अग्रवाल जी वाह कह रहे हैं, तो भाई साहब वाह, हमारी तरफ से भी आप जुड़े रहते हैं। वैभवी जी को धन्यवाद, बिल्कुल सही, बहुत सारी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, परिचर्चा का लेवल बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या बात है। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं, कवि विनय शर्मा दीप जी सबको प्रणाम कर रहे हैं और बहुत सुंदर भी कह रहे हैं। और विभाराज वैभवी जी कह रही हैं, आदरणीय डॉक्टर विनीता साहनी जी आपका स्वागत है। अरे सुरेंद्र भाई साहब ने, देखिए भाई साहब ऐसा है, पूजा जी ने बाद में हिंदी में भी सारा समझाया है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी में तो मेरा हाथ बड़ा तंग है, पर वो हिंदी में भी बोलती है अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है। आप लोगों की हिंदी सुनकर मैं थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, इतनी सुंदर हिंदी, वो शायद ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है इंग्लिश में। मैंने कोशिश तो की ध्यान रखने की, बट नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से ध्यान रखूंगी कि मैं
थोड़ा सा आप लोगों का ऐसा कम से कम भाषा में नहीं, आप लोग, और जो मेन पर्पस है ना मीता जी, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, क्योंकि बिल्कुल हमारा सही बात उद्देश्य ये है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी वक्ता हो, देखिए आपसे बात करते करते ही मेरी हिंदी कितनी अच्छी हो गई, वो अच्छी भाषा का प्रयोग करें। तो जी, जी, बिल्कुल सही मैं बात भी, है। क्योंकि हम ऑनलाइन अभी हैं और उसके बाद हम हमारा ये जो कंटेंट है ये फेसबुक पर रहेगा, ये यूट्यूब पर चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो हमारे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द यदि सार्थक नहीं है तो जी उसमें हमारे ही मंच की मतलब एक तरह से अनादर होता है। इतना प्यारा मंच है तो भाषा, लेकिन अंग्रेजी हिंदी सब चलता है, मिक्स भी चलता है। वो सुरेंद्र भाई साहब की आदत है थोड़ा सा ऐसे ही मजाक करते रहने की तो इस सुंदर बात के साथ और इस मुस्कुराते हुए वचनों के साथ और बातों के साथ और चेहरे के साथ मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप आए और इस विषय को आपने बड़ी सरलता, सहजता और बेबाकी, बेबाकी वाला शब्द थोड़ा मयंक जी की तरफ खिसक गया है ना, तो आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली ट्रस्ट की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पटल के उस पार जितने हमारे श्रोता और हमारे शुभ रात्रि भी हो गई, अब ये कह रहे हैं बाप जाओ, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, तो शुभ रात्रि भी मिल गई है। तो अब शुभ रात्रि के साथ आप सभी को फिर से धन्यवाद। अगले धन्यवाद। सप्ताह मिलेंगे रविवार को 7 बजे और उम्मीद करती हूँ शिक्षा के अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं और विशेष तौर पर बच्चे। तो उम्मीद है इस विषय को हम ला पाएंगे, देखते हैं वक्ता अगर होंगे तो हम जरूर लेकर आएंगे। शिक्षा का अधिकार अगले सप्ताह रविवार 20 अक्टूबर शाम 7 बजे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।